सब्सक्राइब कीजिए अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओम्स लॉ। तो मैंने पहले से ही कुछ यहाँ पे लिख कर रखा है ताकि हमारा टाइम बचेगा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को यदि हम देखना चाहें तो आपके सामने ये इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बना के रख रखा है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट की है। बैटरी क्या होती है मैं आगे बताऊंगा आपको। ये बैटरी है, ये की है, इसको मैंने अभी स्विच ऑन है यानी कि क्लोज है। यहाँ पर ये डॉट डॉट लगा रखा है, इसका मतलब है कि क्लोज है, इसका मतलब स्विच ऑन है। यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा रखा है। इस तरीके से जो ये रेजिस्टेंस जैसा हमने बना रखा है, इसका नाम है रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रजिस्टर। इसके साथ ही यहाँ पर हमने बल्ब की जगह रजिस्टर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। और इस रजिस्टर के ऊपर दोनों सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा उसको मेजर करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये अमीटर लगाया हमने करंट मेजर करने के लिए, इसको हमने रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा रखा है, इसका नाम है ये अमीटर। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इसके अंदर यदि की क्लोज है तो आपको करंट की डायरेक्शन भी दिखानी है। करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको दिखाना है। तो एक बेसिक सर्किट है। अब ये सर्किट हमने बनाया कैसे, इसके लिए हमको कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा कि वो कंपोनेंट्स के नाम क्या होते हैं और उनके सिंबल्स कैसे होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखें, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है सर्किट बनाने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी लाइन खींचो, एक छोटी लाइन खींचो, बड़ी लाइन पॉजिटिव कहलाएगी, छोटी वाली नेगेटिव। ये दो इलेक्ट्रोड को शो करते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी भी सेल के अंदर, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड और एनोड के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। तो ये हमारे सामने एक सेल है। इसके बाद बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि आप एक सेल की जगह दो सेल या तीन या चार सेल यदि वहां लगा देता है तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है वो क्या कहलाएगा, आपका बैटरी कहलाएगा। इसके अलावा प्लग की मतलब स्विच से है। हम घर में जैसे फैन ऑन करते हैं तो हम स्विच दबाते हैं, तो स्विच ही क्या कहलाती है, की कहलाती है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लग की या स्विच को हम इस तरीके से बताते हैं। ये यदि इस ब्रैकेट के बीच में डॉट नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अभी स्विच ओपन है, यानी आपने स्विच ऑन नहीं कर रखा है, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ की कंडीशन है ये, आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर यदि कोई डॉट नहीं है तो इसको ऐसे समझेंगे कि स्विच ऑफ है, कोई भी करंट फ्लो यहाँ पे अभी तक नहीं होगा। प्लग की और स्विच जब क्लोज है तो ये मैंने डॉट लगा दिया। डॉट लगाने का मतलब ये क्या हो गया, जब आपने स्विच को क्या कर दिया है, यहाँ पे ऑन कर दिया, तो ये स्विच ऑन कंडीशन कहलाती है। इसके अलावा हम कुछ और कंपोनेंट्स की बात करें तो आप देखिए, तो एक कंपोनेंट होता है यहाँ पे जॉइंट वायर। जॉइंट वायर, आपने दो वायर निकाले और दोनों वायर एक दूसरे से जॉइंट है, तो जॉइंट जहाँ पे भी हो रहे होंगे हम वहाँ पे क्या बना देंगे, ऐसा एक डॉट बना देते हैं। इसका मतलब इस वायर के अंदर ये वायर क्या हो रहा है, आपने जोड़ रखा है। अपन देखते हैं कोई भी दो तार जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको छीलते हैं पहले तो, और छीलने के बाद अपन उसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं। तो लपेटने का जो सिंबल होगा यहाँ पे, जो ज्वाइंट करने का सिंबल है, वो इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए क्रॉसिंग वायर्स, कोई वायर, एक वायर ऐसे पड़ा है, एक वायर इसके ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उन दोनों को ज्वाइंट कर रखा है, ज्वाइंट नहीं कर रखा है, ऊपर से ही जा रहा है, कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे। यदि इस तरीके से बनाते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तारों को आपने ज्वाइंट करके फिर निकाल रखा है। ज्वाइंट नहीं कर रखा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको जंप करवाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से एक वायर के ऊपर से दूसरा जा रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, बस एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है।
तो ये क्रॉसिंग वायर्स के लिए ये वाला सिंबल होता है। इसके अलावा रजिस्टर का यूज, हम कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसको हम रजिस्टर कहते हैं, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस R होता है। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम ओम्स लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है तो उस कंडक्टिंग वायर का यदि रेजिस्टेंस R है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। और सिंबल बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल, ऐसे किया फिर झिकझक बनाइए और ये बढ़ा दीजिए, ये आपका रजिस्टर कहलाता है। रजिस्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा कोई भी टर्मिनल नहीं होता है। आप चाहे तो इधर पॉजिटिव लग रहे हैं तो उधर नेगेटिव ले लीजिए, और यदि आपने इधर पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और वैसे भी बैटरी के जिस कॉर्नर से इसके जिस एंड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे वो एंड क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। जिस एंड को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे वो आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा। तो इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्टर के बाद हम बात करें तो वोल्ट मीटर है, अमीटर है और वेरिएबल रजिस्टर है। तो देखिए वोल्ट मीटर को तो हम जानते हैं कि सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, और ये इस तरीके से इसके सिंबल को हम बताते हैं। और ये प्लस माइनस कहाँ, बैटरी के ये वाला हिस्सा, ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये प्लस आ जाएगा, और यदि ये नेगेटिव से जुड़ा है तो इस पर नेगेटिव आ जाता है। अमीटर का भी सिंबल आपको पता है, अमीटर का सर्किट में कैसे लिखते हैं हम, ऐसे गोला बना के इसके बीच में ए लिख देते हैं। ए लिखने का मतलब क्या है, अमीटर है, ये क्या मेजर करेगा, करंट। इसमें भी प्लस माइनस आप उसी तरीके से देखेंगे कि ये कौन से टर्मिनल, बैटरी का कौन सा टर्मिनल इसके एक एंड से जुड़ा हुआ है, जो टर्मिनल जुड़ा है वही उसका साइन इधर आ जाएगा। यदि प्लस से जुड़ा है तो प्लस आ जाएगा, माइनस जुड़ा है तो माइनस आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और होते हैं, एक दो कंपोनेंट और होते हैं, देखिए वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर इसके दो नाम हैं, या तो वेरिएबल रजिस्टर को या रियोस्टेट को, और लिखते हैं इसको RH से है। इसका जो सिंबल है वो बड़ा ही सिंपल है, इस तरीके से रेजिस्टेंस बनाइए और इसके बीच में क्या एक एरो खींच दीजिए, या तो यू कर दीजिए या फिर आप क्या करें ऐसा रेजिस्टेंस बनाएं और एक एरो लगा के यू कर दें। तो ये जो सिंबल था अभी मैंने लास्ट जो भी सर्किट बनाया था उसमें बना के दिखाया था आपको, और मैंने यहाँ लिख रखा था RH। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और भी आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो है तो आप उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो। मैं जानबूझ के धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको एक एक छोटी छोटी चीज आपको समझ में आ सके। तो हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट का जो सिंबल है उस तरीके से है। कोई भी रजिस्टर के अंदर एक एरो लगा दीजिए। एरो लगाने का मतलब क्या है कि उसका जो रेजिस्टेंस है, उस वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट का जो भी रेजिस्टेंस है उसको आप वेरी कर सकते हैं। वेरी करने का मतलब आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको आप घटा भी सकते हैं। जिस तरीके से कोई भी सर्किट में हमें करंट की वैल्यू को अप एंड डाउन करना है, करंट की वैल्यू सर्किट में बढ़ानी है और घटानी है, तो हम क्या करते हैं, रियोस्टेट की सहायता से उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और रियोस्टेट से यदि आपने रेजिस्टेंस घटा दिया है तो करंट की वैल्यू सर्किट में क्या होती है, बढ़ जाती है। तो रियोस्टेट का काम आता है करंट को कंट्रोल करने के काम आता है, करंट की वैल्यू को ज्यादा या कम करने के काम ये वेरिएबल रजिस्टर आता है। कैसे? क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर से आप रेजिस्टेंस जैसे सर्किट में बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स थे। मैं एक बार वापस आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, बैटरी में आपको जानना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उसके बाद आप एक की लगाएंगे, की को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने का मतलब स्विच ऑन हो गया है, करंट फ्लो होने लग जाएगी। और इसके साथ एक वेरिएबल रजिस्टर जोड़ दीजिए ताकि आप करंट की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकें। अब यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको ऊपर ले जाइए। यहाँ पर आप चाहे तो एक बल्ब जोड़ सकते हैं। बल्ब में भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, और कोई भी वायर जोड़ता है तो उस वायर का भी क्या होता है, खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो हम एक वायर जोड़ देते हैं और इसका रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं कि R है, और इसको यहाँ से मिला के यहाँ पे एक अमीटर लगा देते हैं, और अमीटर लगा के इसको नीचे ला के देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको रियोस्टेट का सर्किट बना दिया, थोड़ा पासिंग नहीं है, तो इस तरीके से एरो बना के लिए देखिए RH बन गया। ये रियोस्टेट का ये वाला सिंबल मैंने स्विच किया है, यहाँ पे अमीटर लगा दिया है, की लगा दी, बैटरी लगा दी, की ऑन है, की क्लोज्ड है, तो ये करंट बता दीजिए आप, और
करंट जब जा रही है तो ये वापस भी आएगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होती है, और रेजिस्टेंस के दोनों एंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मीटर लगाने के बाद आप लास्ट चीज देखें, इस सिंबल प्लस माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है। तो ये वाला टर्मिनल देखिए आप प्लस से जुड़ा हुआ है तो प्लस, ये माइनस से है तो ये माइनस, इधर देखिए ये अमीटर का ये वाला हिस्सा माइनस है और ये वाला हिस्सा प्लस। तो ये आपका सर्किट एकदम कंप्लीट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बैटरी है, ये क्या है, के मतलब की मतलब कुंजी, का मतलब क्या होता है, कुंजी, और दूसरे मीनिंग में समझे तो ये क्या है, स्विच। क्या है, स्विच। ओके, तो अब ये तो था आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपके एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बना के दिखाइए, तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट को इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें लग रही है बैटरी की, ये आपको किसका कैसा सिंबल है ये आपको ध्यान यहाँ पे पड़ रहा होगा। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे आज। ओम्स एक साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक अपनी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी उसको एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करके उन्होंने एक रिजल्ट दिया। वो रिजल्ट देके ये बताया कि जब कोई भी सर्किट में एक रेजिस्टेंस या कंडक्टिंग वायर के को एक बैटरी से कनेक्ट करके उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू की करंट जब हम प्रोवाइड करवाते हैं तो इस रेजिस्टेंस के जो दोनों एंड होते हैं उसके सिरों पे उत्पन्न, दोनों एंड के ऊपर उत्पन्न जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो कैसे समझेंगे इसको, ये मैंने वापस सर्किट बना दिया आपके ओम्स लॉ में, वापस वैसे का वैसा ही सर्किट बनेगा। यही RH, यहाँ पे बस एक मीटर नहीं लगाया, ये मीटर लगा देता हूँ। देखिए R रेजिस्टेंस है, ये करंट फ्लो हो रही है, ये बैटरी है, ये की है, ये RH है, रियोस्टेट, ये मीटर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पहले लगा दिया, और ये सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। यानी एक अपना एक सर्किट कंप्लीट हो गया। ओम्स लॉ के लिए ये सर्किट डायग्राम हमको बनाना होता है। तो आपने जो सर्किट डायग्राम बनाना सीखा पिछले टॉपिक में होगा वही आपको यहाँ पे बनाना। अब देखिए ओम क्या कहता है, ओम ये कहता है कि जब किसी बैटरी से किसी सर्किट में I वैल्यू की करंट फ्लो कराई जाती है, जब किसी बैटरी से सर्किट में I करंट फ्लो कराई जाती है तो इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा R, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर, मान लिया एक एंड A है और एक एंड क्या है A और एक दूसरा एंड क्या है B, तो इन दोनों एंड के ऊपर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया कि कितना वोल्ट है, V वोल्ट है। हमारा वोल्टमीटर की रीडिंग दे देगा VA माइनस VB बराबर कितना वोल्ट है, V वोल्ट है। तो ये V वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो हम इसको डिफाइन कैसे करें कि इन सूटेबल कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि आप जिस भी रूम में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर, प्रेशर नॉर्मली चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक आप पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो भी है उस रूम का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और यानी वो बदलना नहीं चाहिए। तो देखिए हमने ऐसी कंडीशन के अंदर यदि किसी कंडक्टिंग वायर में I वैल्यू की करंट फ्लो कराते हैं तो उस रेजिस्टर या उस कंडक्टिंग वायर के दोनों सिरों पर उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस उस I करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी डिफाइन आप लिख सकते हैं, कैसे लिखें, देखिए कि if temperature and pressure are constant then the potential difference यानी कि V across a conducting wire is directly proportional to the ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, is directly proportional to the current, electric current
flowing through it. Electric current I flowing through it. It किसके लिए यूज हो रहा है? रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है। तो ओम्स लॉ क्या कह रहे हैं? The potential difference V across a conducting wire. इस कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ, दोनों तरफ जो उत्पन्न हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो है इलेक्ट्रिक करंट जो कि उस वायर में से निकल रही थी। माना कि इसमें से कितनी करंट निकल रही थी? I, और इसके सिरों पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा था? V। तो हम कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है रूम का? कांस्टेंट। तो यानी कि प्रोपोर्शनल क्या होता है? I। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस across a conducting wire is directly proportional to the electric current flowing through it. It is very simple. So now we proceed further. Ohm's law आपको क्लियर हो गया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। इसको हम क्या लिख रहे हैं? R। R मैंने यहाँ पे भी लिखा है। R क्या है? उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है, और ये R एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के कारण आएगी। तो जब इसको हटाऊंगा तो सबसे पहले क्या आएगा? इक्वल टू, उसके बाद R आएगा, उसके बाद क्या आएगा? I। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, V बराबर R। V बराबर क्या है? RI है। तो यहाँ से हम देखें तो देखो ये R क्या चीज है? तो वेयर R क्या है? R इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल डिफरेंस किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। अब याद रखें इसको V प्रोपोर्शनल I लिखना है। आप I प्रोपोर्शनल V ना लिख दें। यदि I प्रोपोर्शनल V लिखेंगे तो R भी हो जाएगा। I बराबर क्या आ जाएगा? R भी, जो कि गलत है। ओम्स लॉ क्या है? V बराबर RI, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इज दैट क्लियर? R क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट R है यहाँ पर, और इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। और क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो इस R की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो इसी फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V, और इस I को नीचे लिया है तो V अपॉन I। तो किसी भी कंडक्टर में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है और उसमें जितनी भी करंट फ्लो हो रही है, उसका रेशियो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर, या फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहलाता है। यहां से देखें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो हम देखें इस चीज को तो देखिए V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। उसकी यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट थी वो थी वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो हमारे पास आ गया वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसको सामान्य भाषा में एक दूसरे सिंबल से भी हम जानते हैं जो कि है ओम। इसको हम क्या कहते हैं? ओम। OFOHM ओम। एक और है साइमन इनवर्स सीरीज का एक सिंबल होता है, नोटेशन होता है, वो हम अभी यहाँ पर आपके कोर्स में नहीं है, अभी तो आप ओम ही याद रखें। ओम किसके नाम पे? ओम्स लॉ था जॉर्ज साइमन ओम के रेस्पेक्ट में। इस रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट पर एम्पियर के साथ साथ और भी क्या दिया जाने लगा? ओम कहा जाने लगा। तो हमें याद रखना है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, या फिर वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है। दोनों ही याद रखने हैं आपको, ताकि पूछ लेता है तो आपको पता रहना चाहिए वोल्ट अपॉन एम्पियर किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की, और ओम भी किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की। तो आपको ये क्लियर हो गया कि R बराबर V अपॉन I है। अब एक सेकंड लास्ट टॉपिक, यदि आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या किया है कि बैटरी से रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज कर करके बैटरी से एक डिफरेंट वैल्यू की करंट फ्लो कराई गई है सर्किट में, और उसके कारण जब डिफरेंट करंट की वैल्यू आपके सर्किट से कराई जा रही है फ्लो, तो उसके कारण इस रेजिस्टेंस, इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आएगी। तो उन सब का रीडिंग दे दी आपको और बोला कि प्लॉट बनेगी किसमें? V वर्सेस I।
पेज में एक प्लॉट बनाइए, और प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होंगे हमें? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट क्योंकि ग्राफ कब बनाते हैं? जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स या रीडिंग्स होनी चाहिए। तो हम इस अमीटर और इस वोल्टमीटर की जो भी रीडिंग आ रही है उस एक्सपेरिमेंट में, उसको हम पढ़ते हैं, और उसके जरिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल मैं बना देता हूँ आपके लिए सुविधा के लिए। सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं इसको सिंपल लिखता हूँ बहुत ही, वोल्टमीटर रीडिंग और अमीटर रीडिंग। और यहाँ पर एक बॉक्स और बना देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। आर बराबर क्या होगा? V अपॉन आई। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वोल्टमीटर की रीडिंग से मिलेगा, और करंट कहाँ से मिलेगा? आई आपको अमीटर की रीडिंग से मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई ये है, और ये क्या है? V। इनकी यूनिट भी लिख लीजिए आप। V की यूनिट वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और इस R की यूनिट क्या होगी? ओम। तो ये सारी चीजें आप इसमें समझ लीजिए। वोल्टमीटर रीडिंग लिखने जा रहे हैं किसमें आएगी? वोल्ट में। अमीटर रीडिंग लिखने जा रहे हैं किसमें आएगी? एम्पियर में। और रेजिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का डिवाइड डालते हैं तो किसमें आएगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर या फिर ओम में। ओके, तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट रीडिंग लिखता हूँ कि जो वोल्टमीटर में जो रीडिंग है वो 0.2 वोल्ट है, तब करंट फ्लो हो रही है सर्किट में 0.1 एम्पियर। तो देखिए आर बराबर कितना आ गया? 0.2 अपॉन 0.1, फॉर्मूला है V अपॉन आई। V अपॉन आई, तो 0.2 में 0.1 का भाग लगा दीजिए। 0.2 अपॉन 0.1 यानी आपके पास आ गया 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम। अब आगे चलते हैं दूसरी रीडिंग की तरफ। तो 0.4 वोल्ट किया, तो यहाँ पर रीडिंग आ गई 0.2 एम्पियर। मान लीजिए ऐसा आ रहा है। यदि आप रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको भी कुछ ऐसी ही रीडिंग यहाँ पे मिलेगी, लेकिन ऐसी रीडिंग कब मिलेगी? जब डिपेंड करता है कि वायर कितनी लंबाई का है। वायर की लंबाई पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। यदि आपने बहुत लंबा वायर ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो फिर 2 ओम जैसी वैल्यू तो नहीं आएगी। ये लगभग में 30 to 40 सेंटीमीटर का वायर लेके आपको जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम 30 to 40 सेंटीमीटर का लंबा वायर लेंगे, और उसके लिए जब आग निकालेंगे तो लगभग 2 ओम ही आता है, और उसके लिए सेम टू सेम रीडिंग आपको मिलेगी। साथ ही ऐसी रीडिंग मिले उसके लिए आपको वोल्टमीटर और अमीटर को भी एक बार आंखों से देखना होगा कि वो कैसे होते हैं, उसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। इसके अलावा उसके लीस्ट काउंट कितना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप लैब में आएंगे, स्कूल आएंगे, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि ये वोल्टमीटर होता है, ये अमीटर होता है, इसके अंदर कैसे रीडिंग लगते हैं, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, वगैरह वगैरह। वायर क्या होता है, वायर भी नहीं देखा अभी तक तो आपने, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल स्टडी करना चाहते हो, आप थोड़ा सा फोकस होके इस चीज को देखिए ताकि आप इसको समझ सकें। तो देखो मैंने फर्स्ट रीडिंग के लिए जो R1 आया हमारा 2 ओम आ गया, तो अब देखिए सेकंड रीडिंग के लिए R2 कितना आ जाएगा? 0.4 अपॉन 0.2, 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट घटा, 2 से 4 घटा, 2 ओम। तो देखो वापस से 2 ओम ही आ गया, और यही तो हमारा ओम्स लॉ कह रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है तो ये हटाते हैं तो क्या आता है? R आता है, और R कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। आप अलग अलग करंट के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, लेकिन R जो है उस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर, रेजिस्टेंस का मतलब है कि उस वायर में से जो भी करंट फ्लो होगी उसको वो क्या करेगा? रोकेगा। रेजिस्टेंस जो वर्ड है उसका मतलब होता है अवरोध, अवरोध पैदा करने वाला। अवरोध किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में। तो यहाँ से जब भी करंट गुजरेगी तो इसको रोकेगा कौन? ये रेजिस्टेंस, ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस R रोकेगा, और R रोकेगा तो क्या होगा? करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि R क्या है? जस्ट अ फैक्टर है जो कि करंट को क्या करता है? अपोज करता है। इसकी वैल्यू डिफरेंट करंट के लिए, डिफरेंट वोल्टेज के लिए अलग अलग नहीं आती है, ये हमेशा सेम ही रहती है। अलग अलग वोल्टेज अलग अलग करंट के लिए भी इसकी वैल्यू हमेशा किसी सेम आएगी, और इसी चीज को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करते हैं लैब के अंदर। मैंने यहाँ 0.6 वोल्ट लिया, तो यहाँ पर आ गया 0.3 एम्पियर। तो देखिए फिर आपके पास में R3 कितना आ गया? 0.6 अपॉन 0.3 इज इक्वल टू 2 ओम। तो हर बार सेम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। आपको क्वेश्चन आता है कि इन रीडिंग की सहायता से प्लॉट बनाइए, किस किस में? V वर्सेस I, यानी ग्राफ बनाइए किसके अंदर? V और I के अंदर। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ग्राफ बनाना सीखेंगे, हालांकि ग्राफ बनाना हमने काफी पहले ही सीख लिया था, फिर भी चलो हम यहाँ पे वापस से एक बार ग्राफ कैसे बनता है डिस्कस करते हैं। मैंने एक्सिस ले लिए,
ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इस डायरेक्शन में मैंने माइनस एक्सिस ले लिया, इसमें वाई ले लिया प्लस ये माइनस का वाई ले लिया, ये ओरिजिन है। मैंने जो वाई एक्सिस है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिया है V और इसकी यूनिट क्या है वोल्ट, और एक्स एक्सिस में मैंने करंट लिया है I, इसकी यूनिट क्या है एम्पीयर। मेरे पास जो रीडिंग है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ब्लॉक बनाऊं एक सेंटीमीटर के, तो मुझे इस तरीके से स्केल लेना पड़ेगा 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4, यानी 1 सेंटीमीटर के लिए 1.1 एम्पियर में स्केल ले रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के लिए मैं 0.2 वोल्ट ले रहा हूँ, इसी तरीके से 0.4, फिर 0.6, इस तरीके से आपको आता है। आगे और चलेगा तो ये 0.8 ले लेते हैं, यानी 0.2 का गैप है। 1 सेंटीमीटर में क्या स्केल है 0.2 वोल्ट है, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर 0.1, ये स्केल भी आपको लिखना होता है। इसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 एम्पियर, और वाई एक्सिस बराबर, वाई एक्सिस में आपने क्या लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 0.2 वोल्ट। क्लियर? अब देखिए 0.2 वोल्ट पे कितनी एम्पियर थी 0.1, यानी 0.2 वोल्ट पे 0.1 एम्पियर है, इसको आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ मिलना चाहिए। हमें जो ग्राफ में पॉइंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा 0.2 वोल्ट पे 0.1 एम्पियर, यानी यहाँ कहीं अपन को ये पॉइंट मिलेगा इसकी सीट में। देखिए सिमिलरली इसको देखें तो 0.4 वोल्ट पे 0.2 एम्पियर है, तो 0.4 पे 0.2, यानी ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। देखिए इसको सीट बना लीजिए, तो ये इस तरीके से आपको पॉइंट मिल रहा है, इससे आप ग्राफ बना लेंगे। 0.6 पे 0.3, 0.6 वोल्ट पे 0.3, आगे बढ़ाओ, चलो यहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। तो हमने देखा कि इन पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ये स्ट्रेट लाइन किसको बता रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही बता रही है आपके कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस R, इसको बता रही है रेजिस्टेंस R। लेकिन देखो अब ये हमेशा रेजिस्टेंस को बताएगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि आपने ग्राफ में एम्पियर ये जो करंट है इसको वाई एक्सिस पे ले लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे ले लिया है, तो ये जो ग्राफ आया आपका, ये जो प्लॉट आया है, ये आपके रेजिस्टेंस को नहीं बताएगी, किसको बताएगी 1/R। अब ये ऐसा क्यों होता है, उल्टा क्यों हो गया, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल तो ये V और I को बनाया वो ग्राफ में जो ये सीधी रेखा आपके पास आई है, ये किसको बता रही है, एक रेजिस्टेंस R को बता रही है। एकदम क्लियर? तो आपको ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है। अब वो कहता है कि इस ग्राफ से ये R की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि इस ग्राफ की सहायता से इस जो रीडिंग्स है इन सब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो अब रेजिस्टेंस तो हम वैसे निकाल सकते हैं V/I से, V/I का फॉर्मूला लगा के वैसे रेजिस्टेंस बना, लेकिन हमें V/I से नहीं निकाल के हमें उस ग्राफ से बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप एक चीज याद रखें कि यदि V वर्सेस I में ग्राफ बना है, ग्राफ किस में बना है V वर्सेस I में, और V किस y एक्सिस पे है और I x एक्सिस पे है, तो आपकी जो ये ग्राफ आ रहा है ये किसको बताएगा R को, और ये जो ग्राफ R को बता रहा है यदि, तो ये किसके बराबर होगा R, ये बराबर होगा इस ग्राफ के अंदर जो tan थीटा हम निकालेंगे उसके इक्वल। और tan थीटा का मेरा मतलब कहने से स्लोप से था, यानी यहाँ पे जितना भी ये स्लोप है इसकी वैल्यू कौन बता देगा, ये tan थीटा बता देगा। tan थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है tan थीटा, आप जानते हैं इसके बारे में पहले। तो मैंने मान लिया कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो उस समय इस ग्राफ का आप tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा जैसे ही आप निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मैं इस स्लोप से क्या करता हूँ, tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने किसी भी पॉइंट को लिया और इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिलाया तो देखो एक ट्रायंगल बन गया। और यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर। यदि ये 90 डिग्री है तो देखो लाइन की चीज है परपेंडिकुलर ही है एक्स एक्सिस के, तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, नीचे वाली जो वैल्यू है वो बेस कहलाएगी। यानी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हम यहाँ पे tan थीटा निकाले तो R बराबर क्या हो गया tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से लेके
यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर। तो ये तो वैल्यू देखो, ये 0.6 और ये 0, ये पूरा ये सेम ही है, पैरेलल है दूसरे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.6 वोल्ट। साथ ही देखिए बेस नहीं, सॉरी, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस यहाँ पर देखिए, तो बेस कितना आ रहा है 0.3 एम्पियर, तो 0.3 एम्पियर आ गया। तो 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1, तो हमारे पास कितना गया 2 वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर हमको पता है क्या कहलाता है, ओम, इसलिए ये आंसर आ गया 2 ओम। तो आर की वैल्यू देखो ग्राफ से भी आ गई, कितनी है 2 ओम है। और हमारे पास टेबल में भी जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था तब भी कितना आया था, 2 ओम ही आया था। इसको हम कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। और भी तरीका है वेरिएबल रेजिस्टेंस निकालने का, ये आर स्टैटिक कहलाता है। इस तरीके से, इसके अलावा हम यदि वेरिएबल निकालना चाहें तो वेरिएबल भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, हालांकि इतना ही काफी है आपके, इससे ज्यादा आपके नहीं आता है, तो अपन उसको रहने देते हैं। अब एक चीज और पूछना है यहाँ पे कि ये ग्राफ यदि v और i में नहीं होता, मतलब v यहाँ नहीं होता, x y एक्सिस पे i हो जाता और x एक्सिस पे v हो जाता, इस तरीके से। तो ये ग्राफ जो आता है यहाँ पे थीटा एंगल बनाया रखते हुए, तो ये किसको बताता है, ये 1/r को बताता है। ये हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम चेक करते हैं कि tan थीटा यहाँ पे किसको बताता है। तो tan थीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो भी वही वैल्यू 0. देखो वोल्ट है ना, 0.6 यहाँ ऊपर था तो अब यहाँ आ जाएगा 0.6 वोल्ट। और 0.6 वोल्ट पे कितनी करंट थी, 0.3 एम्पियर। आप यहाँ से देख सकते हैं एम्पियर, 0.6 वोल्ट पे करंट कितनी थी, 0.3 एम्पियर। तो 0.3 एम्पियर और 0.6 हमको पता है। ये हमने परपेंडिकुलर खींचा, तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री था हाइपोटेन्यूस, और ये बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपको, परपेंडिकुलर अब आया i। देखिए अब यहाँ से देखिए तो आपको कौन मिलेगा इस एक्सिस पे, ये करंट है, और नीचे कौन है बेस में वोल्ट, यानी आपको आया 0.3 अपॉन 0.6। देखिए 0.3 i की वैल्यू थी इस थीटा एंगल के लिए, और बेस की वैल्यू कितनी थी 0.6। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। अब ये जो 1/2 है क्या, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो आगे कितना चाहिए था 2 ओम, लेकिन हमारा तो हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है। करंट क्या है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले को कैसा लिख रखा है, उल्टा, क्योंकि ग्राफ भी कैसा था, y एक्सिस में i था और x एक्सिस में क्या था, v था। तो ये उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो सीधा करो, क्योंकि r बराबर तो क्या होता है, v अपॉन i होता है। तो इसको सीधा कर देंगे, तो आपका tan थीटा यहाँ पर किस में आ जाएगा, 1/tan थीटा। इसको उल्टा करा तो ये उल्टा हो जाएगा v अपॉन i, और ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा वापस 2 ओम। तो r की वैल्यू तो वही रहेगी 2 ओम, लेकिन अभी r की वैल्यू tan थीटा के इक्वल नहीं होगी, किसके इक्वल होगी, 1/tan थीटा या फिर cot थीटा। हम जानते हैं ना 1/tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा। यानी स्लोप यदि आपके i और v के बीच में बन रहा है तो हमेशा रेजिस्टेंस की इनवर्स वैल्यू को बताता है, यानी 1/r को बताता है वो, और वो आपके 1/tan थीटा से r आप निकाल सकते हैं। तो आपको जस्ट उल्टा करना पड़ेगा इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उससे पहले हम रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फैक्टर्स हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही होगा, और रेजिस्टेंस है तो वो कितना, वो किस किस पे, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखिए 4 ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। जैसे कोई वायर है, इसकी लेंथ मान लिया, ये एक मैंने सिलेंड्रिकल वायर बनाया है और इसकी लेंथ कितनी है l, तो ये लेंथ यदि l मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं बढ़ा के जैसे थोड़ा सा l डैश कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ मैंने बढ़ाई मान लिया कितनी होगी, l डैश होगी। तो अब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो l लेंथ के लिए यदि r है तो
एल डैश के लिए वो आर डैश होगा और आर डैश किससे ज्यादा होगा, आर से। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना लंबा तार उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है। तो आपको याद रखना है कि आर जो आपका रेजिस्टेंस है वायर का वो किस किस पर डिपेंड करता है, वो लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर आप यहाँ पे लिखें। सेकेंड फैक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो मैंने आपके सामने सिलेंड्रिकल वायर बनाया तो इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में हम देखें तो देखिए इस वायर को, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन मतलब मुंह, किसी भी तार का जो आगे का हिस्सा होता है, जो मुंह उसका आगे का मुंह होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। और उस क्रॉस सेक्शन का एरिया, देखिए क्रॉस सेक्शन मुंह कैसा है, ये सर्कुलर सर्किल बन रहा है देखो यहाँ, और इस सर्किल पे सर्किल ऐसे ऐसे सर्किल बनते बनते एक सिलेंडर बन गई। आपको याद है सिलेंडर कैसे बनता है, सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाइए आपको एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। यानी सर्किल के ऊपर सर्किल रखते जाइए, क्योंकि सिक्का कैसा होता है, कॉइन एक सर्किल की फॉर्म में होता है। तो सर्किल आपको मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे, कितनी लेंथ तक, एल लेंथ तक। तो यहाँ पे जो बेस है इसका, इस सिलेंड्रिकल वायर का जो बेस है या जो स्टार्टिंग है वो कैसा है, एक सर्किल है, और उसी सर्किल का एरिया उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और कैसे डिपेंड करेगा कि नीचे है, यहाँ तो सीधा था तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा वायर का, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, यदि आपने एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी मोटे तार, यदि आप मोटे तार काम में लगते हैं, तार का मुंह इतना बड़ा है, बहुत बड़ा तार लिया, इतना मोटा मुंह का, तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जितने पतले पतले तार होंगे उनका जो क्रॉस सेक्शन है, उनका जो मुंह है वो बहुत ही छोटा होगा, उनका एरिया भी कम होगा, और एरिया यदि कम है तो रेजिस्टेंस उनका कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो हमें सर्किट में कैसे तार चाहिए, पतले या मोटे, तो हमें तो मोटे ही चाहिए होंगे, क्योंकि हमें तार में यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यदि हमारे तार का, तो करंट तो आगे पास ही नहीं होगी, और करंट पास नहीं होगी तो एनर्जी जो बैटरी की है वो वेस्ट हो जाएगी। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी एनर्जी क्या वो वेस्ट हो, इसलिए हम कैसे तार यूज में लेते हैं, मोटे तार काम में लेते हैं। हालांकि मोटे तार आजकल जो बनने आते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बारीक बारीक तारों का एक दूसरे के ऊपर लपेट के उनकी गांठ, जैसे अपन चोटी बनाते हैं, बच्चे चोटी बनाते हैं उस तरीके से उनको लपेट के फिर तार बनाया जाता है। इसके पीछे कारण अलग है, इसके पीछे जो मैग्नेटिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम ये करते हैं। एक करंट होती है जिसको हम कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, क्या करंट होती है वो, बड़े ही सिंपल नाम है, मेटेलिक ब्लॉक्स में वो उत्पन्न हो जाती है, भंवर धारा, जिन्हें कहते हैं एडी करंट। एडी करंट की वैल्यू को कम करने के लिए तारों को ऐसे बनाया जाता है। तो अभी फिलहाल तो हमको समझना है यहाँ पे, ये आपके किसी काम का नहीं कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, छोटे छोटे तार तो बीच बीच में आप कनेक्शन कर करके फिर यूज करें। लंबे तार आप लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ये चीज है। तो दो फैक्टर तो आपको समझ में आ गया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल, और दूसरा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/8। तीसरा जो फैक्टर है यहाँ पे कि आर जो है रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर यदि आप बढ़ा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप ये समझे कि जब ये चीज डायरेक्टली है, इसका मतलब इसमें यदि कोई चेंज आएगा तो उसमें भी वैसा ही चेंज आएगा। इसमें आप इंक्रीज करेंगे तो उसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें आप डिक्रीज करेंगे तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर रूम का होगा उतना ही ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर कितना हो, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही हो, ताकि आपके जो वायर है उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ जाए। और रेजिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो करंट इसमें से ज्यादा निकलेगा नहीं, और आपकी जो रीडिंग्स है वो भी गड़बड़ाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं इस चीज का कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चौथी जो बात है कि आर जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि आपका जो कंडक्टिंग वायर है वो किस मटेरियल का बनाया हुआ है। किस मटेरियल से मेरा मतलब है कि आपका कांच है कॉपर का बनाया हुआ है, या फिर एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है,
या फिर आयरन का बना हुआ है या फिर सिल्वर का बना हुआ है या फिर रबड़ का बना हुआ है। अब देखो रबड़ का तो बनाते ही नहीं है, क्यों नहीं बनाते? क्योंकि रबड़ का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो तो इंसुलेटिंग मटेरियल है रबड़, और रबड़ कभी कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को? नहीं कर सकती। तो हम ऐसा सोच के चले कि रबड़ का रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है, और जब रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है तो करंट कभी पास ही नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है, रबड़ एक इंसुलेटर है, वो तो करंट को कंडक्ट करता ही नहीं है, तो उसमें ये ओम्स लॉ ओबे होता ही नहीं है। लेकिन यदि हम मेटल्स की बात करें जिनमें ओम्स लॉ ओबे होता है, तो इन सब मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, जिसमें आपका जो सिल्वर है ये बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होता है। यदि आप सिल्वर के तार आपके घरों में लगाते हैं तो आपको जो बिल आता है बिजली का, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। यानी जितनी करंट आप भेज रहे हैं उतनी की उतनी करंट आपके सारे इक्विपमेंट्स को मिल जाती है, जिससे आपकी एनर्जी लॉस कम होने के कारण आपका बिजली का बिल भी कम आता है। लेकिन चांदी के तार लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट यदि आप हर जगह चांदी के तार लगा देंगे तो आए दिन चोरियां हो जाएगी। और इस समस्या से बचने के लिए हम कैसे तार काम में लगते हैं? एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के। हालांकि कॉपर और एल्यूमिनियम भी महंगी आती है, बट इसके मुकाबले तो ठीक ही है, सस्ती है। सिल्वर ज्यादा महंगा है। इसी तरीके से गोल्ड जो मेटल होती है उसका रेजिस्टेंस भी कम ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कम किसका होता है? सिल्वर का होता है। इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको याद रखना है सिल्वर कैसा कंडक्टर है? बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी पूछा आपको सिल्वर सबसे बेस्ट। इसी तरीके हीट का बेस्ट कंडक्टर पूछे तब भी कौन है? सिल्वर ही। आप याद रखें कि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का बेस्ट कंडक्टर होता है, यानी इनका बेस्ट सर्वोत्तम चालक होता है। तो चार प्रकार से आर डिपेंड कर रहा है। तो आर किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चारों फैक्टर आपसे क्वेश्चन पूछता ही है हर बार, आपको इसको अच्छे से याद करके वहां लिख के आना है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इसको देना चाह रहा हूँ। रेजिस्टिविटी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक है रेजिस्टिविटी। फिलहाल अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, और दो ग्राफ मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये ग्राफ देखिए वी और आई में, इसमें है वी और आई में। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है, मान लिया कि एक रेजिस्टेंस R2 को, और ये किसको बता रहा है? R2। यानी ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस तो वैसे R ही था, लेकिन जब वोल्टेज की रीडिंग हमने कुछ अलग रखी, करंट की वैल्यू अलग रखी, तो हमको ये ग्राफ मिला। उस समय रेजिस्टेंस कितना आ गया? R1, और किसी दूसरी परिस्थितियों में इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? R2। बोल रहा है R1 R2 तो बदल दे। आपने क्या सीखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो तो कांस्टेंट होता है, तो बदल कैसे रहा है? तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे कि देखिए दोनों जो ग्राफ बना रहे हैं उस समय टेम्परेचर क्या है? अलग अलग। हमने देखा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो R भी बदल जाएगा। तो जब T1 टेम्परेचर था तब R1 रेजिस्टेंस था, और जब T2 टेम्परेचर था तब उस वायर के लिए रेजिस्टेंस कैसा था? R2 था, जो कि अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है? अलग अलग है, तो वैल्यू भी अलग अलग है। तो हमें बताना है कि यदि इफ T1 ज्यादा है किससे? T2 से, तो बताइए कि R1 ज्यादा होगा या R2? इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो हम सीधा इसको देखेंगे कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि T1 ज्यादा है तो इसके कोरिस्पोंडेंस जो रेजिस्टेंस है वो R1 भी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी R1 ग्रेटर देन होगा यहाँ पे किससे? R2। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कैसे पूछता है क्वेश्चन? तो देखिए आप इसी क्वेश्चन को देखो, मैं घुमा देता हूँ कि यहाँ पे मैं एंगल बना देता हूँ θ1, और यहाँ मैं एंगल बना देता हूँ θ2। और अब आपसे पूछता हूँ, टेम्परेचर को मैं हटा देता हूँ, और अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई बताओ किसका, कौन से ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो अब आप कैसे बताएंगे? हमको पता है कि स्लोप किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। स्लोप किसके इक्वल होता है? tan थीटा। और tan थीटा किसको बताता है? R को। यानी ये ग्राफ किसको बता रहा है यहाँ पे? R को। अब यहाँ से देखें तो हमें दिख रहा है कि θ1 छोटा है किससे? θ2 से। θ1 किससे छोटा है? θ2 से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो R1 के लिए एंगल θ1 ले लेता हूँ, और इसके लिए R2 के लिए θ2, तो हमारा समझ में अच्छा आएगा। अब θ1 किससे ज्यादा हो गया? θ2 से। दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। अब tan θ1 किसके इक्वल होगा? tan θ किसके इक्वल? R के। तो tan θ1 किसके इक्वल होगा? R1 के। और R1 ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? R2।
देखो एंगल दे दे, टेम्परेचर ना दे और फिर पूछे कौन ज्यादा है, तब भी बता सकते हैं जो जितना ज्यादा एंगल बना रहा है उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन। जैसे यही क्वेश्चन था, ये टेम्परेचर T1 दे दिया, ये टेम्परेचर T2 दे दिया, ये एंगल दे दिया θ1 और ये दे दिया θ2, और यहाँ ग्राफ कर दिया I और V, उल्टा कर दिया, यानी इसमें लगा दिया वोल्टमीटर, इधर लगा दिया करंट, मतलब वाई एक्सिस में करंट को ले गया और एक्स एक्सिस में किसको ले गया, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे बताइए यहाँ पर T1 ज्यादा है T2 से या फिर T2 ज्यादा है T1 से, ये क्वेश्चन है आपको, बताइए कौन ज्यादा है। तो अब कैसे बताएंगे, तो अब देखो फिर वही क्वेश्चन θ1 θ2 से। अब हमको पता है देखो I और जो V है इसमें जो ग्राफ होता है वो रेजिस्टेंस को नहीं बताता है, ये जो ग्राफ होता है ये किसको बताएगा, 1/r। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि I V में यदि उल्टा हो जाता है किसको बताता है, 1/r। यानी यहाँ पे जो tan थीटा है वो किसको बता रहा है, 1/r को बता रहा है। तो मैं यदि इसको उल्टा करूँ तो r बराबर क्या हो गया, 1/tan थीटा, उल्टा हो जाएगा, और 1/tan थीटा यानी स्लोप, तो 1/tan थीटा यदि हम यहाँ पे निकालें तो देखो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, tan थीटा बराबर क्या, 1/r। तो अब चेक करते हैं। हालांकि ये भी आप छोड़ो, आप और कंफ्यूज हो गए, इसी से समझ लो कि यहाँ पे जो स्लोप है यानी ये जो लाइन है, ये लाइन, ये स्लोप किसको बता रहा है, tan थीटा को बता रहा है, और tan थीटा मतलब 1/r है यहाँ पे, यानी 1/r। तो हमारे पास गिवन है कि θ1 किससे बड़ा है, θ2 से, गिवन ग्राफ में दिख रहा है, तो हमें θ1 बड़ा है θ2 से। तो हम इसको क्या करें, tan बना दें, tan θ1 ग्रेटर देन किससे, tan θ2 से। अब बताए tan θ1 किसके बराबर है, 1/r1, और ग्रेटर देन ये किसको जाएगा, 1/r2। अब 1/r1 ग्रेटर देन 1/r2 उल्टा करेंगे तो r1 आ जाएगा, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये उल्टा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, r2। यानी इस केस में r2 बड़ा है किससे, r1 से, यानी ये जो सेकंड ग्राफ है आपका r2, ये r1। तो ये ग्राफ की जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बता रहा है r2 वो किससे बड़ा है, r1 से, और यदि r2 बड़ा है r1 से, इसका मतलब T2 किससे बड़ा है, T1 से, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यदि r2 बड़ा है तो उसका टेम्परेचर T2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो ये होगी आपके आंसर है, T2 बड़ा है किससे, T1 से। ये हमने थोड़ा सा सेम ही लिख दिया था, तो T2 बड़ा है T1 से, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। V और I में ग्राफ है तब तो आपको पता चल जाना चाहिए tan थीटा किसको बताएगा, 1/r को। I और V में ग्राफ है तब तो tan थीटा किसको बताएगा, 1/r को। और V और I में, यानी V आपका यहाँ है और I आपका यहाँ है, तब ये tan थीटा किसको बताएगा, r को बताएगा। ये ध्यान पड़ जाए तो बहुत आसान है। आप इस तरीके से ग्राफ, कौन से ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किस ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और आपको रीडिंग दे दें और उस रीडिंग से ग्राफ बनाने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछें, तब भी आप tan थीटा या 1/tan थीटा की फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आपकी इच्छा होती है, आप चाहे जैसे एक्सेस पे I ले सकते हैं या V ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि V और I में है तो ये R बराबर tan थीटा होगा, और I और V में है तब 1/r बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के काफी सारे इफेक्ट, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं वो भी हम करेंगे, और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम सीखेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, यदि आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, लाइक करें चैनल को। और यदि आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो कुछ क्यूरी पूछ सकते हैं, मैं जितना मुझे समय मिलेगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। रक्षाबंधन की आपको रिलेटेड शुभकामनाएं, क्योंकि कल बीत चुका, आप सभी रक्षाबंधन को मना भी चुके होंगे। 3 दिन की छुट्टियां रही, इसमें आपने फुल मस्ती भी की होगी। अब वापस से आप अपने टारगेट के ऊपर आ जाइए और बड़े स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद ना करें। और फ़ोन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ोन से ज़्यादा उतना ही नज़दीकी बनाएं जितना आपको पढ़ना हो। उसके अलावा आप इस फ़ोन से दूरी बनाए रखें ताकि आपके ऊपर जो रेडिएशन है उसका असर ना हो। थैंक यू सो मच।